दिन में मैंने एक क्लास लिया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि यूनिट नंबर सेकंड का एक आधार बनाकर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जिक्र करूंगा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों पर यहाँ तक मैंने चर्चा किया था पंचायती राज तक, है ना, पंचायती राज तक। तो पंचायती राज निर्माण एवं सुधार के संबंध में कुछ समितियां हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये प्रश्न क्रमांक समिति का नाम का गठन हुआ है। आप देखें तो आपको एक वर्ष जो है क्रम में लिखा हुआ है। देखिए 57 है, 77 है, 85 है और 86 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब प्रश्न पूछता है पंचायती राज के निर्माण में और सुधार के संबंध में, तो बलवंत राय मेहता समिति याद रखिएगा 1957 की है। और इस बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती समिति है। ये 3 स्तर की है, आपको पता होगा, एक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 स्तरीय है। यह तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष हो, ऐसी बात बलवंत राय मेहता समिति भी है। ठीक है। जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष कहते हैं, जानते हैं आप लोग? हाँ, ध्यान रखिएगा। विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है ये। और आपको मैं बता दूं 24 अप्रैल, जो बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, 1993 संविधान के 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, ध्यान से सुनिएगा। इसके माध्यम से पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था, संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 वाला है, इसी के माध्यम से पंचायत राज संस्थानों का संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था। और पंचायती राज जो है भारत के संविधान में एक नया खंड 9 है और अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ला, इसको ला कहा जाता है हिंदी में, जोड़ा गया है इसको। और 11वीं अनुसूची, कौन सी? 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात आपको, कुल कितने इसमें विषय हैं? 29 विषय हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ग्रामीण स्तर पे 3 होते हैं, 3 क्षेत्र भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ठीक है, तो नगर स्तर पे बताइए जरा, नगर क्षेत्र पर सर 3 होते हैं। कौन कौन से? सर नगर पालिका, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सर एक। नहीं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम होएगा, नगर पंचायत। हाँ, 3 बातें ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें। सर नगर, नगर पालिका और नगर पंचायत। जी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, याद रखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, आपके सामने यहाँ पर जिक्र हो रहा है अब बलवंत राय। नगर परिषद होगी सर? जी सर, नगर पंचायत की जगह या नगर परिषद आएगा सर क्या? देखिए सर, एक नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है। नगर पंचायत जो होती है सर, नगरीय क्षेत्र के लिए एक संस्था होती है, ठीक है। तो नगर पंचायतों की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है, आपने सुना होगा पार्षद नगर में। तो हाँ, नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है ना। पार्षद व अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसमें सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्षद के नाम से उनको संबोधित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नगर निगम होता है वो बेसिकली स्थानीय स्वशासन संस्थानों के नगर निगम कहते हैं हम लोग। और नगर निगम के अंतर्गत कार्य जो है उसके जो संचालन होते हैं वो 3 अथॉरिटी के अधीन होते हैं। एक सामान्य परिषद होता है, एक अस्थायी समिति होती है, एक निगम आयुक्त होता है। जो नगर परिषद होता है वो जो नगर परिषद होता है वो नगर निगम की विधायिका के रूप में जानी जाती है, नगर निगम की विधायिका के रूप में। तो उन्हें नगर निगम पार्षद कहा जाता है उनको, ठीक है। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, दोबारा से थोड़ा रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए, नगर निगम क्या है,
ये बड़े शहरों में या बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्थानों का नगर निगम कहते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है, बड़ा चीज़ पर है। तो नगर निगम बेसिकली क्या होता है, वो 3 कार्य होते हैं। तीनों कार्य जो होते हैं वो 3 अथॉरिटी के माध्यम से होते हैं। एक अथॉरिटी होती है आपकी सामान्य परिषद, दूसरी अथॉरिटी आपकी होती है स्थानीय समिति या अस्थायी समिति कह लीजिए, तीसरा जो होता है निगम आयुक्त होता है, निगम, ठीक है, निगम, आपका निगम आयुक्त। जो ये सामान्य परिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको नगर निगम की विधायिका कहा जाता है। नगर निगम की विधायिका कहा जाता है इसको, विधायिका। और ये ना सदस्यों को जनता जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। इन्हें जो है नगर निगम पार्षद कहा जाता है, सामान्य वाले को, या आप सामान्य कह लीजिए, वो नगर निगम का ही पार्ट है। सामान्य तो पार्ट बन गया ना इसको, तो नगर निगम के अंतर्गत तो नगर निगम का ही हो गया वो, कि भाई ये बेसिकली नगर निगम पार्षद होते हैं, है ना। अब इनके जो काम अगर हम बात करें तो ये नगर निगम के वार्डों की संख्या का जो है निर्धारण करना राज्य के अधिकारों में होता, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था वगैरह के बारे में यही करते हैं ये लोग। हाँ, यही करते हैं। और इसके लिए भारत का नागरिक हो, ये तो आपको हर जगह पता है ना। उसका नाम मताधिकार सूची में भी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें वो बताई गई है उसमें, ठीक है। तो ये है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अशोक मेहता समिति के बारे में, है ना। अशोक मेहता समिति के बारे में आप लोगों का नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है जरा मुझे बताना चाहेंगे कोई बच्चा? इन्होंने 2 स्तरीय पे वो बनाई थी, क्या बोलते हैं, पंचायत में सजेशन दिया था अशोक मेहता ने, 1977 में बनी थी एक कमेटी। अच्छा। और उसके बाद से फिर ये क्या बोलते हैं वीपी राव की समिति आई थी, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। Then उसके बाद ये वीपी राव जी की समिति गठित की गई थी। चलिए, अच्छा मैं बताता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ था, ठीक है, 1977 में हुआ था। अब आपको मैं बता दूं कि यह मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित एक पंचायती राज व्यवस्था है ना। तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि कई कमियां उत्पन्न जब हो जाती हैं तो उन कमियों को दूर करने का सिफारिश करता है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति की भूमिका हमें यहीं पर देखने को मिलती है। अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि समिति की नियुक्ति जनता सरकार की थी। समिति की जो है समिति को पंचायत राज संस्थानों पर समिति के रूप में भी जाना जाता है इसी को। और इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी? तो 1978 में रिपोर्ट आई थी। 1978 में रिपोर्ट आई थी। तो अशोक मेहता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश, जैसे 3 स्तरीय प्रणाली की बजाय जानते हो कितनी है? 2 स्तरीय है। 2 स्तरीय प्रणाली है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में हमसे ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी 2 स्तरीय, कौन सी 3 स्तरीय है ना। पेपर में आया हुआ है ये। तो ये 2 स्तरीय प्रणाली है। और पंचायत राज संस्था के जो पास जो कराधान या जो फाइनेंस वगैरह जो शक्तियाँ वगैरह हैं उसको रिप्रेजेंट करती है ये। पंचायती राज के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाना भी चाहिए, है ना। एक मंत्री भी नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसी बात अशोक मेहता समिति के अंतर्गत जिक्र किया गया है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा अशोक मेहता समिति के अंतर्गत, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। देखिए, कोई शायद आ रहा है, मैं कोई बार ज्वाइन कर लूँ, फिर आप लोगों को और बातें बताता हूँ। देखिए और देख लीजिए। अब इसके अंतर्गत बेसिकली अशोक मेहता समिति के अंतर्गत अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक इसी के अंतर्गत ना समिति की पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुझाव भी दिया गया था इसी में, ठीक है। अच्छा, गोस्वामी समिति का भाई चुनावी सुधार के लिए, अब देखिए चुनावी सुधार के लिए कुछ समिति आई थी। एक 1990 में आई थी, गोस्वामी समिति थी। एक 1993 में आई थी, ओहरा समिति थी। ओहरा समिति थी, समझ रहे हैं ना आप लोग। एक 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति आई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति आई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये हालांकि फिर वर्ष 2008 में एक दूसरा आया था प्रशासनिक सुधार के आधार पे,
सभी समितियों में चुनाव प्रणाली के सुधार का सुझाव दिया गया था। तो चुनाव सुधार के लिए ये 3 जो मैंने बताए हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और चौथा पूछता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। बस इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जी सर। स्पष्ट रहेगा ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। चलो। सर ये बेसिकली जी क्या कह रहे हैं मैम, बताइए। ये सर ये चुनाव के लिए सुधार के लिए तीनों गठित की गई थी ना समिति? जी चुनावी सुधार के लिए ये समिति बनाई गई थी। जो 3 बता रहा हूँ मैं चुनावी सुधार के लिए थी। गोस्वामी, ओहरा, इंद्रजीत गुप्ता, ठीक है। सर ये पंचायत से संबंधित है या अपने विधानसभा या लोकसभा वाले चुनाव? नहीं नहीं नहीं, ये अपने पंचायती से संबंधित है। हाँ, ये पंचायती से संबंधित है, ठीक है राकेश जी। चलिए आगे बढ़ें अब। जी सर। अब देखिए आप लोग के सामने एक और समिति है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक आध 2 पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना इनकी समिति के अंदर भी पूछ लेता है कुछ चीज़ें, है कि नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर PV राव समिति 1985, आपने ये नाम सुना ही होगा, है ना। ये भी भारत में पंचायती राज संबंधित ही समितियां हैं ये भी। इसकी भूमिका कहाँ पे आती है, कोई बताना चाहेगा मुझे? जरा अपने विचारों को जरा प्रकट करें। आप लोग जब थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी तो आपको मजा आएगा। जरा बताएं। नहीं पता? सर इसके बारे में नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं मैम। देखिए, राव समिति इसको कहा जाता है, इन शॉर्ट में राव समिति बोला जाता है। 1985 है ये मैडम, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए थी। ये राव समिति गठन किया गया था 1985 में। बेसिकली अनुसूचित जाति के लिए थी, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। अब आपको बता दूं, इस समिति में 4 स्तरीय थी। अभी तक आपने ऊपर देखा 3, फिर नीचे देखा 2, अब आप देख रहे हैं राव समिति में कितनी? 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया था। कौन कौन से? एक था राज्य स्तर पर, एक था आपका राज्य विकास परिषद, दूसरा जो था जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। कितना हो गया? 1 2 3 हो गए ना? 3 हो गए। हाँ, चौथा जो आपका था मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। नोट भी कर लीजिएगा, ये सब बहुत कम जगह पे मिलता है। तो एक तिहाई महिला का आरक्षण था, वो इसी समिति में था? जी मैम, फिर से बताएं, नहीं समझ पाया। जो महिला का आरक्षण था ना? हाँ हाँ राइट, आरक्षण को लेकर 1/3 की बात राव समिति, ठीक है, गुड। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्लियर। ये भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है एक डॉक्टर PL सिंघवी समिति। इन्हीं को सिंघवी समिति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 1900 कहीं कहीं 87 मिलता है, तो कहीं 86 मिलता है, 86 भी मिलता है, 87 भी मिलता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है 86, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 87, और अगर दोनों हैं तो प्राथमिकता 86 को दीजिएगा। दोनों बातों को समझे रहिए आप लोग, क्योंकि आयोग ने 86 को माना है, किताबों में मिल जाता है 87। तो डॉक्टर ML सिंघवी की अध्यक्षता में ये समिति गठित किया गया था। और ये जानते हैं, ये पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और पंचायतों का पुनर्गठन को सिफारिश करना, यही केवल एक लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या? पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना। दूसरी बात, आत्मनिर्भर जो है पंचायतों का पुनर्गठन करना। बस 2 बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़िए, और 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। इसी में ये हो गया कंफर्म। अब आगे हम बात करते हैं और 1-2 समिति के बारे में। वो है आपका थुंगन समिति का नाम सुना है? थुंगन पेपर के ऑप्शन में आता है, हालांकि अभी तक सही नहीं आया है, लेकिन ये सही जो है ऑप्शन में आता है। थुंगन PK करप्शन को लेके था। थुंगन समिति बेसिकली ये मैम संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश करता था। पंचायती राज व्यवस्था की शक्तिशाली से संबंधित था ये। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपको इस समिति के सुझाव के आधार पे ना, ये समिति पहली बात आप नोट कर लीजिएगा 1988 में आई थी। और मजबूती देने के लिए ना? हाँ, ये बेसिकली संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश करता था पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, और संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था इसने
संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था इसने 1989 में, ठीक है। और राज्यसभा में इसे बहुमत ना मिलने की वजह से इसे विधेयक पारित नहीं हो पाया था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे बहुमत राज्यसभा में मिलता तभी तो आगे जाती है वो प्रक्रिया, तो ये नहीं गया था, ये ना, ये तो आपको पता होगा कि मैं बता दूं इसके बारे में भी आप लोगों को। सर नहीं पता है ये। पता है, ठीक है। तो पीके थुंगन समिति, आप ध्यान रखिएगा केवल इतने पर, और 1988 पे। दूसरी बात, पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए और संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए है। तो ये आपकी थी 5 ऐसी समितियां जो मैंने जिक्र किया है, इम्पोर्टेंट थी, आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, क्रम से लगाओ, क्रम से लगाओ। अब थोड़ा सा देखते हैं आगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब से हुआ? तो भारत में आपको पता होना चाहिए, हाँ, 11 अक्टूबर 1959। लेकिन आप लोगों ने, अगर हम बात करें राजस्थान का, तो आप लोग क्या लगाते हैं? 2 अक्टूबर सर 2 अक्टूबर 1952 लगाते हैं ना। अक्टूबर। तो ये सामुदायिक वाला है। पता चलेगा आप लोग सोचने लगे कि भाई पंचायती राज वाली बात हो रही है कि समुदाय वाली बात हो रही है, और बच्चों को पता है यही वर्ष में दिक्कत कर जाते हैं। पंचायती राज शुभारंभ आप ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिला में, बगदरी में, ठीक है, पंचायती राज वाला, ठीक है। 1959 के कि 2 राज्यों में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, और एक था राजस्थान, दूसरा था आपका क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत समिति को किस नाम से जाना जाता है? एमपी में बताइए, एमपी वाले, जनपद पंचायत, हाँ। और पंचायत राज का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न आप लोगों ने एक बार किया था, यूजीसी का प्रश्न था। अब राकेश जी यहीं पर थोड़ा सा, राकेश गोयल जी कह रहे थे कि भी नहीं, गलत होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ये आपका सही रहेगा। प्रश्न आ चुका है ये। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 9 भाग में है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान भाग 4 होगा, अनुच्छेद आपका 40 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय वाली बात है, हाँ। तो यहाँ पे भाग देखिए ना, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद आपका जो है 3243 के खा के अंतर्गत किया गया है। और ये जो खा है ना, पंचायतों का संविधान वगैरह के बारे में, या अगर हम बात करें पंचायतों की व्यवस्था वगैरह के बारे में, या ग्राम सभा के गठन वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है आप लोगों से, है ना। तो पहला तो देखो, एक तो अगर हम बात करें 243 आपका क्या है? परिभाषा है। 243 ग्राम सभा का गठन है। 243 का क्या है? तो पंचायतों का संविधान कह लीजिए, या तो आप ये कह लीजिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, ठीक है, ये कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। पंचायती राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो अभी भी बढ़ाया है मैंने आपको, हाँ, अभी तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए, फिर जिक्र करते हैं नेक्स्ट पे। पंचायत राज व्यवस्था के स्तर को शामिल किया गया है। एक ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन डैश पर निर्भर करता है, वो राज्य सरकार करता है। सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन का जो स्तर है वो ग्राम स्तर है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी आपको मैंने पढ़ाया भी है, बताया तो है अभी आपको, है ना। और हाँ, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष का वो आयु पूरा कर रहा हो, भारत का नागरिक हो, सरकार के अंदर किसी लाभ के पद पर ना हो, इस तरीके की जिक्र हमें देखने को मिलती है जो है पंचायत समिति के सदस्य बनने में, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत की बैठक में डैश सदस्यों पे उपस्थिति अनिवार्य है। तो कितनी? 1/3, 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए ग्राम पंचायत की बैठक में, ठीक है। इतना अनिवार्य, आधा से काम नहीं चलने वाला है, 50 से। किसी ग्राम पंचायत में प्रधान और उप प्रधान
कि पद मुक्त कराने के लिए डैश बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है? 2/3 यानी 2/3 ग्राम स्तर पर डैश के द्वारा प्रधान, प्रमुख और सरपंच, प्रधान का मतलब प्रधान है ना, प्रधान, ठीक है, निर्वाचन किया गया है। तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 या तो अधिकतम 20। ठीक है, अभी बात देखिए, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या बताई जा रही है। मिनिमम 10 होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 20, है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, ये हो गया आपका। अब ये तो देखो, अभी भी मैंने बात किया आप लोगों से 243 परिभाषा, 243A का ग्राम सभा, 243B का पंचायत का संविधान। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल्स। देखो 335 जो होता है ना, हाँ सर, यही चाहिए था सर। हाँ, जो 335 है ना, वो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे के बारे में बात करता है। फिर आता है 336 आपका आर्टिकल, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। देखो ये यूजीसी नेट से मैंने लिया हुआ है कि जो ऑप्शंस आते हैं ना, उन ऑप्शनों को उठा लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ सेवाओं के लिए जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है वो आर्टिकल 336 में है। 337 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है, 337, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इधर 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में है। 338 जो है का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। फिर आता है आपका 339, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। 3340 आता है, मतलब 340 आता है, 340 आता है, पिछड़े वर्गों के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। तो जो ओबीसी वाले कैटेगरी में आते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए भैया, कि वो 340 हो जाता है। जो एससी और एसटी कैटेगरीज वगैरह में आते हैं वो आप 339, ऐसे भी याद कर लीजिए आप लोग, अपने से भी दूसरों को भी रिलेट करके इस तरीके से याद कर लीजिए क्या क्या चीज़ें प्रावधान के बारे में बात कही गई है किसमें, है ना, तो ईजिली आपको याद भी हो जाएगा उसमें। 341 अनुसूचित जातियां से हैं, 342 अनुसूचित जनजातियों से है, 343 संघ की परिभाषा दी गई है। संघ की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात की गई है। 345 में राज्य की परिभाषा और परिभाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको 345 को। 350 व्यवस्था के निवारण के लिए जो है अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषाओं की बात किया गया है 350 में। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सबके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 350 खा में, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है ये विशेष प्रावधान या विशेष अधिकार। 351 इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको मालूम है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश, ठीक है, ये जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो कुछ किताबें हैं और उन किताबों के बारे में जिक्र किया गया है ना। मैंने किताबों के बारे में आप लोगों को बताया है, कुल टोटल कितनी किताब है यहाँ पे, मैंने 78 किताब लिया है। आप लोगों को मैं PDF दे दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। 78 किताबें हैं, उनके सामने नाम लिखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे वर्ष मैंने यहाँ पे शामिल किए गए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा, बाकी मैंने वहाँ पे जिक्र किया। अच्छा, और भी किताब है, देख लीजिए यहाँ पे कुल टोटल कितनी किताब है। हाँ जी, ये 99 किताबें हैं, 99 किताबें हैं। ये थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है आप सब के लिए। और यहाँ मैं आपको जाते जाते इस PDF में एक बात आप लोगों को बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए, है ना। MOK UROK थॉमस एंटोनियो हॉरिस, आपने नाम सुना होगा इनके बारे में, है ना। ये किताब आई थी 1967 में, ये बात आप लोग जानते हैं क्या? जी सर, 1967। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद भी रखना है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट कोई बताना चाहेगा मुझे? मैंने इसकी एक PDF आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया है, MOK एंड UROK। सर ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस में शायद यूज होता है। बिल्कुल, बात सही कह रहे हैं आप मैडम। आप बताएं, और भी कोई इस चीज़ को व्याख्या थोड़ा सा करें हमें कि किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आता है,
थोड़ा सा एक बार जिक्र करें आप लोग पढ़ा। इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो शिवार्थी के साथ दिया था सिचुएशन को लेके कि लाइफ स्किल, आप लाइफ साइकिल बोलिए। हाँ जी, हाँ, लाइफ साइकिल, वेरी गुड, आगे। कि उसमें 4 सिचुएशंस होती हैं। एक होता है आई एम ओके यू आर ओके, एक होता है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, देन आई एम ओके देन यू आर नॉट ओके एंड देन बोथ आर नॉट ओके। चलो, चलिए, बहुत बढ़िया अपने शब्दों में आपने बताया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ ताकि आपको पता रहे। बहुत बढ़िया, एफर्ट अच्छा किया आपने। 1967 का है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मनोचिकित्सक थे, उनका नाम था थॉमस एंथोनियो हॉरिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह एक स्वयं सहायता पुस्तक है। ये है जो किताब है आपके सामने, यू आर ओके और आई एम ओके करके, ये एक स्वयं सहायता पुस्तक है। जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए एक विधि के रूप में आया था लेन देन विश्लेषण। एक आया था लेन देन विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसएक्शनल थ्योरी का नाम जानते हैं। और ऐसे में यह एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका के रूप में आया था। तो इसके लेखक थे आई एम ओके यू आर ओके करके, तो उनका नाम था थॉमस एंटोनियो हॉर्लिस। और ये बेसिकली किताब इंडिया की नहीं है, ये किताब है अमेरिका की। इसको प्रकाशन, अगर देखिए प्रकाशन क्या, जैसे मैंने किताब लिखा है तो मेरी प्रकाशन, अच्छा पेपर पे तो नहीं आता है, जैसे भी आप लोग में से राजीव सर हैं, उन्होंने मुझे नंबर 1 दिया था, तो ऐसे एक प्रकाशन है अमेरिका में, उसका नाम है हार्पर एंड रो। हार्पर एंड रो पेपर में तो नहीं आता, बट अगर आ जाए पब्लिकेशन हो जाएगा ना जी, पब्लिकेशन हो जाएगा ना, पब्लिकेशन वही प्रकाशन, पब्लिकेशन वही प्रकाशन, बात वही है। ठीक है, तो इसमें जब ये मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी लाइफ स्केल है जिसके अंतर्गत हॉलिस महोदय ने कहा कि चेतनाओं की अमूर्त जो अवधारणाएं होती हैं उनके साथ काम करने के बजाय उन्होंने कहा कि आप किसी व्यक्ति की योग्यता और वास्तविकता को समझकर काम करें तो बहुत अच्छी बात है। अमूर्त चीज़ों पर ना ध्यान रखते हुए आप डायरेक्ट वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। इनका कहना ये था। इनका कहना था कि लोगों से जो मौखिक या गैर मौखिक जो आप आदान प्रदान वाली प्रक्रिया कर रहे हैं, लेन देन वाली प्रक्रिया, वो सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके अगर आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर वहीं पर ये शांत नहीं रहे, एक विद्वान बीच में और कूद पड़े। उनका नाम जानते होंगे आप लोग? नहीं, जॉर्ज थॉमस नहीं। इनके बीच में जब लेन देन वाली, जब सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने की बात आई तो एरिक बर्न का नाम आता है हमारे सामने। तो थेरेपी में आ जाएगा ना जी, एरिक बर्न, एरिक नहीं, ये मॉडल, बेसिकली थेरेपी भी कह सकते हैं, एक मॉडल है इनके। हाँ, एक मॉडल भी इन्हीं का है। ये टीए जो है मॉडल इन्हीं का है, मॉडल है। क्यों मॉडल क्यों है? क्योंकि इन्होंने पीएसी दे दिया था। इन्होंने कहा कि भैया ये नहीं पीएसी होता। पीएसी का नाम समझ रहे हो आप? पेरेंट, हाँ, पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। ये एक मॉडल के रूप में आया था मैम। तो लेन देन विश्लेषण की जो अहंकार स्थिति पैदा होती है, ये कहा कि भाई पीएसी यहाँ पे भूमिका निभाती है ना। तो अब ये पीएसी भी ज़्यादा मतलब काम तो हुआ, ऐसी बात नहीं काम उसमें नहीं हुआ। फिर बाद में इसको एक मुहावरे के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, मुहावरे के रूप में, और वो 4 जीवन की 4 स्थितियों के रूप में बताया गया, जीवन के 4 पद के रूप में बताया गया। ठीक है, जीवन की 4 पद। मैं ठीक नहीं हूं, तुम ठीक हो, पहला। दूसरा ये था मैं ठीक, पहले तो हैप्पी और हेल्दी आएगा ना। अरे भाई अभी आप पोजीशन पे मत जाओ ना, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? अभी आप बात तो सुनो, अभी मैं बताऊंगा वो भी। तो मैंने मुहावरे के रूप में 4 पद बताया। तो एक पद ये था कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, और एक तुम ठीक हो। दूसरा मैंने कहा कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो, मतलब दूसरे में नोट, यहाँ पर भी नोट। एक में कहा भाई पहले कि तुम नोट हो, लेकिन मैं नोट हूँ, लेकिन फिर जो आप हैं वो ओके हैं। फिर तीसरी पोजीशन बना कि मैं ठीक हूँ, यानी मैं ओके हूँ फिर, लेकिन आप ओके नहीं हैं, ये पोजीशन बनी। चौथा था कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं, तुम ठीक हो, मैं मतलब मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हो, हैप्पीनेस वाली प्रक्रिया चल रही थी। ठीक, तो ये एक आम स्थिति में अगर देखा जाए तो मैं ठीक नहीं हूँ, तुम ठीक हो। बच्चों के रूप में हम देखते हैं कि वयस्क बड़े मजबूत और सक्षम होते हैं। बात को समझिएगा पहले, हम छोटे और कमज़ोर हैं और अक्सर गलतियाँ करते हैं। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं
कि मैं ठीक नहीं हूँ और आप ठीक हैं। बात समझ में आई? मतलब सिंपल सी बात है, आम कंडीशन में कहा कि भैया कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हो, है ना। तो बच्चों के रूप में जब हम देखेंगे ये बात, जो वयस्क लोग हैं, मजबूत लोग जो हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो क्या करते हैं, छोटे और कमज़ोर हैं, ऐसा कंडीशन बताया जा रहा है। आप ध्यान समझिए इस बात को। ऐसा तो वे अक्सर गलतियां करते हैं, जो छोटे हैं, जो कमज़ोर हैं, वो अक्सर गलतियां करते हैं, ऐसा बात कही जा रही है इस थ्योरी में। बात को समझिएगा। तो मैं ठीक नहीं हूं और आप ठीक हैं, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वे निष्कर्ष निकल जाते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक नहीं। तो ये कंडीशन है, बेसिकली एक स्थिति बताई गई है, एक जीवन की जो लाइफ की परिस्थितियां, उसके बारे में जिक्र किया गया है ये, ठीक है। इसकी आलोचनाएं भी कई तरीके से की गई। तो इसमें एक कंडीशन बनाया गया था, जैसे अभी आप बता रहे थे आई एम ओके यू आर ओके वाला कंडीशन को लेकर। इस कंडीशन में 4 स्थिति बताई गई थी। कितनी स्थिति बताई गई थी? 4 स्थितियां थी। लाइफ पोजीशन जानते हैं कौन कौन सी थी? पोजीशन, ये 4 पोजीशन थी, हाँ हैप्पी एंड हेल्दी वाली, हाँ डिसेंट्री वाली, फिर हाँ हेल्पलेस वाली, फिर होपलेस। बिल्कुल। तो जब मैं कहूँगा, यहाँ पर बात को समझिएगा अच्छे से, मैंने पहली लाइन में क्या बोला? मैं कहता हूँ कि मैं ओके हूँ, आई एम ओके। राकेश जी बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है ये, सभी बच्चे से कह रहा हूँ। हाँ, आई एम ओके मैं बोल रहा हूँ और आप भी ओके हैं। ये कंडीशन जानते हो क्या है? हेल्थी पोजीशन है मैडम सुनीता मैम, हेल्थी पोजीशन है। इसलिए यह प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ जो भी काम होगी वो प्रोग्रेस पर आधारित होगी और वो गुड वर्किंग पे आधारित होगी, यानी आत्मनिर्भरता वाली प्रक्रिया होगी, यानी सक्षम है सभी के सभी लोग यहाँ पे। दोनों कंडीशन, मैं भी सेवार्थी भी, ये कंडीशन बताने की कोशिश हो रही है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात आपसे कहता है कि एम, यहाँ पे अगर मैं कहूँ एम नॉट ओके, नॉट ओके मतलब मैं अब यहाँ ठीक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप ठीक हो, लेकिन आप ठीक हो, यू आर ओके। अब यहाँ पे बना 1 डाउन पोजीशन। अब बात यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बोला 1 डाउन, क्यों बोला? क्योंकि मैंने एक नीचे लिखा है और वो लिखा है यू आर ओके करके, इसलिए मैंने डाउन बोला। इसको ट्रिक भी समझते चलिएगा, यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। मैंने एक यहाँ पे जो डाउन बोला यू आर ओके, इसलिए मैंने कहा कि यह एक पोजीशन है जो ओके में जा रही है, इसलिए कहा गया इसको द 1 डाउन पोजीशन, 1 डाउन पोजीशन बताया गया। तो यहाँ पे कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे वो कर सकता है या कर रहा होगा, ऐसे शब्दों को हमें देखने को मिल जाता है 1 डाउन पोजीशन में। तो गेट अवे द हेल्पलेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पलेस बोलते हैं, हेल्पलेस बोलते हैं इस पोजीशन में। और ये वाली जो पोजीशन थी गेट ऑन द हैप्पी वाली पोजीशन थी, जो पहला वाला था, ये हैप्पी वाली पोजीशन थी, यानी खुश प्रसन्न वाली पोजीशन थी ये। तीसरा आता है आपके सामने आई एम नॉट ओके। मैंने इसकी एक क्लास भी लिया है, आप लोगों को पीडीएफ भी मेरे पास है, अगर नहीं होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसकी पीडीएफ, सिंपल शब्दों में है। फिर कहता है कि आई एम नॉट ओके, और फिर कहता है ये कि यू आर नॉट ओके, मतलब मैं भी ओके नहीं और आप भी ओके नहीं हो, दोनों। तो बताइए ये होपलेस वाली हुआ कि नहीं हुआ पोजीशन? ये होपलेस वाला हो जाएगा, ये होपलेस वाला पोजीशन हो जाएगा। तो टोटली बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, है ना, कोई प्रक्रियाएं पॉजिटिव हो ही नहीं रही हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी बन जाती है ट्रांसएक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत। अच्छा, एक और है, एक होता है आई एम ओके, मतलब मैं ओके हूँ और आप ओके नहीं हो, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये क्या बना? ये 1 अप पोजीशन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, क्योंकि ये ऊपर आ गया, आप 1 अप पोजीशन बनेगा, है ना। 1 अप पोजीशन को क्या बोलते हैं? गेट, क्या बोलते हैं? एंग्री, गेट रेड एंग्री, ये आपकी एंग्री बन जाएगी। एंग्री मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, गुस्सा, बिल्कुल। तो ये कुछ पोजीशन है। और जैसे आई एम नॉट ओके यू आर ओके जो होता है ना, ये वाला आई एम नॉट ओके और यू आर ओके होता है, इसको कहीं कहीं पुअर मी कहा जाता है, पुअर मी। और इसमें प्रक्रिया विक्टिम की होती है,
किसकी होती है? विक्टिम। विक्टिम मतलब समझ रहे हो? सेवार्थी, जी सर। सेवार्थी की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये चीज़ें हैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेपर में पूछा भी जाता है कभी कभी ये क्रम वगैरह को लेकर, मॉडल वगैरह को लेकर, है ना। तो इनसे भी हम लोगों से जो है प्रश्न भी देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं मिला। INP लगा दीजिए जो इम्पोर्टेंट है उनके, जी सर, जो जो इम्पोर्टेंट है सर उनके आगे INP है ऐसा लगा दीजिए सर थोड़ा सा। ये तो चारों इम्पोर्टेंट है सर, मैंने 4 बताए, आप नोट नहीं किए क्या? सर नहीं एक नहीं बात सर, ये सृष्टि जो भेजी ना आपने तब अच्छा 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 अच्छा। नहीं अभी तो फिलहाल मैं जो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों से ना, इम्पोर्टेंट पर ही जिक्र कर रहा हूँ इस समय। हाँ, कोई ऐसा मैं कॉन्सेप्ट नहीं उठा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट ना हो, है ना। मैं सारी चीज़ें जो है, क्लास पूछनी थी। पूछिए। ये जो ट्रांसएक्शनल एनालिसिस थी तो ये कॉन्सेप्ट तो जॉर्ज ओमस ने दिया था। हाँ देखिए, ट्रांसएक्शनल जो कॉन्सेप्ट है सी जॉर्ज होमस का नाम आता है, ये सत्य बात है ना। सर ये एक चीज और, जी और ये जो आपका मॉडल था ये 1950 में था ना आई थिंक। नहीं मैम, ये जब देखो मैं बताऊँ, वो जो ट्रांसएक्शनल की जो थ्योरी की बात कर रहे हैं, विनिमय और एक्सचेंज की थ्योरी की बात कर रहे हैं, जॉर्ज होमस का नाम है, वो 1950-60 का था। हाँ वो 50-60 का था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया ये किताब के रूप में अगर किसी व्यक्ति ने अपनी चीज़ों को, विचारों को प्रस्तुत किया है जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए, हाँ, तो थॉमस एंटोनियो हॉरिस ने किया है, जो वर्ष था 1967 में, है ना, जो 1967 में था। बात समझ में आई? जी सर। हाँ। तो ये और ये पीएसी वाला मॉडल कब आया था सर? पीएसी और मॉडल मैम वही आएगा 1950 का ही, 1950। हाँ 1950 पीएसी, पीएसी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो उन्हीं के आधार पे है। ठीक है, और अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको पढ़े रहिएगा, ध्यान में भी रखिएगा। एग्ज़ाम में हम लोगों से ये प्रश्न बनकर पूछा भी जा सकता है, और पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा गया है, पूछा भी गया है कि नहीं। चलिए फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ, और भी चीज़ों के बारे में हम लोग जिक्र करना शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट वगैरह तो नहीं, एक बार अगर स्पष्टीकरण कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सर क्लियर हो गया। चलो चलो, बहुत बढ़िया है, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए ना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, है ना, तो लाइफ पोजीशन जो ये बन रहा है, आप मुझे बताइए हैज़ अ कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सी है, ये अग्रेसिव वाली है कि पैसिव नर्वस वाली है? सर एग्रेसिव वाली हो जाएगी ना। पैसिव नर्वस वाली होगी मैम, ये पैसिव नर्वस वाली होगी। मैंने एक प्रश्न क्या कहा, मैंने कहा आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तो आपने यहाँ पे मैंने जो बताया था गेट एग्री वाला, है ना, एग्री वाला बताया था। तो यहाँ पैसिव नर्वस जो प्रक्रिया बनती है, मतलब निष्क्रिय वाली प्रक्रिया बनती है ना यहाँ पे, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैंने एग्री लिख दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब स्टाइल पूछा था, कम्युनिकेशन स्टाइल पूछा था। तो अब बताइए कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ी ना अग्रेसिव वाली होगी, भाई मैं नहीं काम करूँगा, जाओ हटो, ये सारी चीज़ थोड़ी करूँगा, ऐसे करेगा वो बेसिकली पैसिव नर्वस होती है, एक प्रकार से निष्क्रिय वाली प्रक्रिया होती है। बस ये बात ध्यान रखिए, प्रश्न का पैटर्न समझिएगा। वहाँ मैं पोजीशन अगर पूछता तो आपने सही बोला था अग्रेसिव, है ना, तो आप ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, जो मैंने अभी आपसे ये रिपीट किया है, आपके सोशल वर्क में नहीं पूछा गया है, लेकिन और जो अदर एग्ज़ाम है वो पूछा गया है इसमें, अदर एग्ज़ाम में, है ना। तो एज एन कॉन्वर्सेशन के सेंस में हम बात करेंगे ना सर, पैसिव। हाँ देखिए, जब हम हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, तो इसमें अग्रेसिव, पैसिव नर्वस और पैसिव एक अग्रेसिव आता है, वो प्रक्रियाएं आती हैं। तो ऐसी पैसिव नर्वस किस में आएगा सर? ये इसी में आता है, मतलब निष्क्रिय, मतलब नहीं कहते भावुक हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, है ना, उसको बताता है ये। नहीं सर, आपने ये 4 पोजीशन बताई ना, एक जी। हेल्प वाली, एक एग्रेशन वाली, एक हेल्पलेस वाली, एक होपलेस वाली। हाँ पैसिव ये वाली, अग्रेसिव वाली तो अग्रेशन में आ जाएगी। बिल्कुल सही, ठीक है। और बाकी 3 में क्या क्या रहेगा सर? देखो बाकी 3 में मैंने वही तो चीज़ें आपको बताई थी अभी, मैंने उन्हीं तीनों चीज़ों पर मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। एक हैप्पीनेस वाली होती है, हैप्पीनेस वाली मतलब हैप्पीनेस पोजीशन, जिसको आप बोलते हो हैप्पी। हाँ, और जो यहाँ पे मैंने ये बताया है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, तो ये पोजीशन 1 डाउन की है। तो इस 1 डाउन पोजीशन में यहाँ पे जो प्रक्रियाएं बनती है
वन डाउन पोजीशन वाली, वो हेल्पलेस की बन जाती है, हेल्पलेस की बन जाती है। और जो ये प्रक्रिया यहाँ पे बनती है, जैसे मैंने कहा आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, है ना, तो ये होपलेस वाली पोजीशन बन जाएगी। और ये वाली बन जाती है अग्रेसिव वाली, ये वाली अग्रेसिव वाली बनती है। और इसी में आता है पैसिव नर्वस भी सिस्टम, पैसिव नर्वस मतलब निष्क्रिय क्रिया विधि, है ना। हाँ, इसी में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। हाँ चलो ठीक है, आगे बात करते हैं अब। तो ये थी आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर अपने, ये तो सबको मालूम है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये पता ना हो, है ना। ये 1948 की है और ये आपके पेपर में आता भी है, पूछा भी जा चुका हुआ प्रश्न है, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो HB ट्रेकर का नाम आएगा। HB ट्रेकर का एक और बात है, जो समूह कार्य था ना, उसमें सदस्यों को एक केंद्र माना था। क्या माना था? केंद्र माना था। और ये भी प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये 10 हैं, इसको 10 को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और वैसे तो ये लर्न करने मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, केवल एक बार पढ़ लीजिए इसको, और वैसे आपके ऑप्शन बता देंगे, है ना, कि किस में ये जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। खासकर ऑप्शन में निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत आता है, लचीलापन वाला भी आता है, लोकतांत्रिक वाला ये आता है, और आपका विशिष्ट आता है, और एक नियोजन आता है, यही ऑप्शन, और प्रगति वाला भी आता है। ये 4-5 जो मैंने भी आपको यहाँ पे टिक किया है ना, यही ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, और इसमें से एक यूनिक आ जाएगा, या तो केस वर्क का दे देगा या तो ग्रुप वर्क का कम्युनिटी वर्क का दे देगा। ठीक है, बस। पापेल एंड रोथमैन का नाम तो आपको अच्छे से सुना होगा, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। वो लक्ष्य प्रारूप है, उपचारी है, पारस्परिक प्रारूप है ना। तो इसके बारे में इन्होंने भी प्रतिपादित किया है, लेकिन अब अलग अलग तरीके से देखते हैं तो वहाँ पे प्रक्रिया हमें अलग अलग से देखने से मिलती है। और ये भी तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जो मैंने आपके सामने खोला है, देखिए ये पता है ना, ये वाला। तो ये तो आपको कई बार पेपर में आया भी है, आप देख सकते हैं। वेल्स का नाम है, टकमैन का नाम है, कैलिंग का है, ट्रेकर का है, गर्लैंड का है, नॉर्दर्न का नाम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1950 आता है, 1963 आता है, 1972 आता है, 1972 ये भी है, 1976 है, 2002 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IMP पॉइंट है ये सारी के सारे। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है, फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, उसके बाद आपका परफॉर्मिंग है, और एडजॉर्मिंग है ना। ये भी आप, हालांकि ऐसा कोई इसमें से जो नहीं है पेपर में ना पूछा गया हो। सोशल वर्क में इसीलिए कहता हूँ कि आप इग्नू की किताबें पढ़ा करें, आप देख सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारे मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि इग्नू बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, जो UGC नेट में बहुत ही लाभदायक होती है। और इग्नू की BSW प्लस में MSW की किताब पढ़ें आप लोग, इन दोनों किताबों को पढ़ें आप, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती हैं BSW और MSW की किताब। ठीक है, जिसके पास BSW किताबें ना हो तो वो बेसिकली जैसे आती नहीं है, तो मैंने बताया एक सीरीज आती है, सीरीज लेकर अध्ययन करें, सबसे बढ़िया होती है BSW की, है ना। तो BSW और MSW, हाँ हिंदी में मिल जाएगा ना? हाँ, हिंदी में भी अवेलेबल है ना। तो ये बहुत अच्छी किताब होती है, मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ। और आप लोग, मैं मेरी बात क्यों मानते हो, आप लोग खुद क्वेश्चन देखो, फिर इग्नू की किताब देखो, है ना, और देखना फिर आप देखो, खुद मिलेगा सारी चीज़ें आपको सोशल वर्क में, है ना। तो देखो, जो BSW पढ़ा है, जो सही तरीके से BSW कर रखा है, उनके पास ये सारी जानकारी होगी डिटेल में। इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं MSW कर लेते हैं, BSW नहीं किए रहते हैं, वो BA BCom वगैरह लिए रहते हैं, बाद में वो कर लेते हैं MSW। कोई बता दिया बड़ा अच्छा स्कोप है, चलो इसी में कर लो, है ना। आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे, है ना, है कि सभी लोग BSW वाले हैं? हाँ, तो बहुत लोग हैं, ऐसे नहीं, तो बहुत लोग हैं। तो याद रखिएगा, रेमेडियल एक होता है, रिक्रिएशनल होता है, ठीक है, प्रिवेंशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ये अप्रोच होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उपचारात्मक बोला जाता है रेमेडियल को, रिक्रिएशनल को मनोरंजन कहा जाता है, प्रिवेंशन को रोकथाम या निवारण भी कहा जाता है, डेवलपमेंट को विकास से संबंधित है। ये अप्रोचेज हैं, ठीक है, ये अप्रोचेज है ग्रुप वर्क के। ठीक है, ग्रुप वर्क के क्या हैं, ये अप्रोच। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, सामाजिक समूह का मॉडल आपने कई बार देखा है, पेपर में आया हुआ है। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल भी आपने देखा, सोशल गोल मॉडल। उपचारात्मक मॉडल, रेमेडियल मॉडल आपने देखा है। पारस्परिक मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल भी देखा है। इनटेक आपको मालूम ही है, प्रवेश भी कहते हैं, भर्ती भी बोलते हैं, ये तो बात आप जानते ही हैं, है ना। समस्या सुलझाने वाला मॉडल आपको पता होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, है ना। साइको उपचारात्मक मतलब साइको जो है थेरेपेटिक मॉडल है, और आपका विकासात्मक मॉडल डेवलपमेंटल मॉडल है।
ये सारे मॉडल्स दिए गए हैं, है ना। आप देख सकते हैं सामाजिक लक्ष्य का जो मॉडल है पापेल एंड रोथमैन का आता है, 1966 आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपचारात्मक मॉडल की बात करते हैं तो विंटर आरडी का नाम आता है। मैंने कई बार आप लोगों को इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ, है ना। अब तो पता हो गया होगा आप लोगों को। तो पारस्परिक मॉडल की बात करते हैं रेसिप्रोकल में, आपने मैच भी किया होगा। स्वेटर्जस का मैंने नाम बताया था 1961 में, याद आ रहा है किसी को। इनटेक की बात करते हैं। हेलो, आवाज़ है कि नहीं? सर आ रहा है, अरे भाई, भय लगने लगता है कि कहीं वो तो नहीं हो गया, है ना। इनटेक मॉडल की बात करते हैं तो हैंगसन एक स्टेफन नाम आता है, हालांकि पेपर में अभी तक नहीं पूछा आता, लेकिन आप इनटेक मॉडल या भर्ती मॉडल आप यहाँ पे नाम इनका नोट कर सकते हैं, स्टेफन्स का नाम आता है, ठीक है। और देन उसके बाद बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत ईजी होता है ना भाई। सोशल स्किल मॉडल पे आधारित है, नाम पता होना चाहिए, एच पार्लियामेंट, है ना। और साइको जो थेरेपेटिक मॉडल है, ये देखो अल्पोर्ट का नाम आता है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, अल्पोर्ट का। डेवलपमेंटल मॉडल की बात करते हैं तो बेरुस्टीन का नाम आता है 1955 का। हाँ, तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाकी तो ये तो आप लोगों को पता ही है। मैंने कल भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहा था, व्यवसायी समाज कार्य के बारे में, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। काशी विद्यापीठ है, दिल्ली सोशल वर्क है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, बड़ौदा विश्वविद्यालय है, मद्रास सोशल वर्क है, आगरा सोशल वर्क। कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा और इजी लग जाएगी आपको। वहाँ पर मैंने जनरल के बारे में भी जिक्र किया है आप लोगों से थोड़ा सा। समाज कार्य के संदर्भ में क्रियान्वित जो आचार संहिता है भारत में अमेरिका से ग्रहण की गई है, ये बात तो आपको पता ही है। जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? अब ये देख लीजिए, हाँ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की बात करता हूँ तो 1960 में आता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की बात करता हूँ तो 1920 आता है। एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की बात करता हूँ तो 1960 आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर दोराब जी की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना जहांगीर रतन जी दादा भोय टाटा ने किया था, इसकी स्थापना, ठीक है। और हाँ, इस समय वर्तमान में शालिनी भारत इसकी क्या हैं, वो हैं डायरेक्टर हैं। प्रथम जो निदेशक थे डायरेक्टर, उनका नाम था मंसर्ट, ठीक है, मंसर्ट नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लिफोर्ड मंसर्ट का नाम हमें पेपर में भी देखने को मिला है कि नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर बात करते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में, ये लंदन की है ना। संस्थापक के रूप में ब्रिटेन की जब बात करते हैं हम लोग तो हेलेन बोसावेट और एक्टिविया हिल का नाम आता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में, जिसकी स्थापना 1869 लंदन में हुई थी, याद रखिएगा। गरीबियों को जो है प्रभावों को निपटने के लिए स्वयं सहायता समिति थी, एक धर्मार्थ संगठन के रूप में भी जानी गई है ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद बात करते हैं तो आपका एक यूएसए की आती है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, जिसको हैम्फ्री गुटरिन ने 1877 में इसको जो है दिया था। पहले बुफेलो न्यूयॉर्क चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। समाज का मानना था कि गरीबी के पीछे समस्याओं की जांच करना ज़रूरी है ना। ये बात इसमें हमें देखने को मिली है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग ये भी नाम। फिर पिंकस और मिनहम तो आपको पता होगा, समाज कार्य में लोगों की सक्रिय भागीदारी की बात किया है ना। फ्रीडलैंडर समाज कार्य जो है कला और विज्ञान दोनों है, ये बात जानते होंगे। यंगलार्ड जो है समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होता है, ये भी आप जानते हैं। कोनोफ्का समाज कार्य के नैतिक मांगों पर आधारित है, ये बता। नैतिक तर्कणा के बारे में कौन बात करता है बताइए, बोलिए जल्दी से। नैतिक तर्कणा, सर कॉलबर्ग। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़े एक्टिव हो, बहुत बढ़िया। कॉलबर्ग का नाम आता है। बीजी खेर की बात अगर हम करते हैं, समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत समाज कार्य के जो चरण होते हैं ध्यान रखेंगे, स्टेप है ये, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। प्रवेश है, प्रवेश को अभी अभी आप लोगों ने एक सवाल लिखा था अंतरण करके, है ना, तो याद रखेंगे प्रवेश और अध्ययन, सामाजिक निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति आता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है स्थिति में व्यक्ति, पर्सन इन सिचुएशन की कंडीशन या अवधारणा, फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है, ये तो आपको पता है। व्यक्तिगत समाज कार्य के मामले में अगर संस्थापक का नाम आता है तो क्या नाम आता है? मैरी रिचमंड का नाम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम अगर आता है तो हेलन हॉरिस पर्लमैन का नाम आता है, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत समाज कार्य का सिद्धांत रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा 1957 में दिया गया था, ठीक है। समूह के बारे में ये मैंने अभी आपको सुबह बताया था ना, ये था इशारा बताया था, यही चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। अच्छा, ये दोबारा आ गया क्या इस पीडीएफ में? ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, देखो दुर्खिम का, कूले का, मीड का, फ्रायड का, है ना,
बताया था ना ये सब, बोलिए। सर हाँ आज बताया था आफ्टरनून में। हाँ, आफ्टरनून में बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक चीज़ और आ गया दुर्खिम के बारे में। सामूहिक प्रतिनिधि के सिद्धांत जो है इस्माइल दुर्खिम है। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत इस्माइल दुर्खिम का है। देखो जैसे जैसे समाज सरल से जटिल होता जाएगा वैसे वैसे नैतिकता घनित्व बढ़ता जाएगा, इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बल्कि ये नहीं पूछा जाता है कि उनकी पीएचडी वगैरह कब हुई है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए द डिवीज़न ऑफ लेबर की किताब है 1893 का है, श्रम विभाजन का सिद्धांत है ना। तो ये किताब है, कुछ इंपॉर्टेंट है। द डिवीज़न ऑफ लेबर है 1893, श्रम का विभाजन सिद्धांत। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 आता है, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत भी सिखाया जाता है। द सुसाइड 1897 की आत्महत्या का सिद्धांत है। द एलिमेंट्री फ्रॉम द रिलीजन्स लाइफ है, धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका सही चला जाएगा। हाँ, मेलिस्को जो है मेलिनोवस्की का दृष्टिकोण से बात करें अगर हम, प्रकार्यवादी प्रकारात्मक माना जाता है, ये बात भी देख सकते हैं। मेलिनोवस्की ने संस्कृति को एक साधन माना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, संस्कृति को एक साधन माना है, ये इंपॉर्टेंट है। और मेलिनोवस्की के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आवश्यकताएं आप देख सकते हैं 7 टाइप की हैं, ये पेपर में हमें देखने को मिला भी है। ठीक है, शरीर पोषक, पुनरुत्पादन, सुरक्षा, गतिशीलता, वृद्धि, आश्रय, स्वास्थ्य, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। टालकाट पार्सन्स के बारे में मैंने 3 महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य बताए थे, व्यापारिक सौदे, मूल्यमैतक, समाज की एक व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये टालकाट पार्सन्स के, है ना। बाकी तो मैंने 4 अभी बताए ही हैं, अर्जित, प्रदत्त, सार्वभौमिक, है ना, वो भी आपको ध्यान ही रखना होगा, जो उसके चरण या अवस्था के रूप में या प्रारूप के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मानव व्यवहार को 2 टाइप में अध्ययन किया है, एक जैविक मानव व्यवहार और दूसरा सामाजिक मानव व्यवहार, है ना। ये सोशल एक्शन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। शक्ति अभिजन की बात करते हैं तो ये मिल्स का नाम आता है। शासक अभिजन की बात करते हैं तो पैरेटो का नाम आता है। शासक वर्ग शोषित वर्ग की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। निषेधात्मक समूह की बात अगर हम करेंगे तो वो नाम रिजमैन का नाम आता है। पेपर में ये निषेधात्मक क्या रहता है, क्या मतलब रहता है? ये निषेधात्मक समूह एक ऐसा समूह होगा जहाँ पे नेगेटिव क्रियाएं, मतलब वो समूह होते हैं, उस समूह में कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं मिलता है देखने को, है ना। निषेधात्मक मतलब निगेटिव ग्रुप है ये निषेधात्मक। निर्जातिता की बात होती है, समदर का नाम आता है, मैंने आज ही पढ़ाया था आपको समदर के बारे में। सत्तावादी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एंडोर्नी का नाम आता है। सामाजिक व्यवहारवाद की बात करते हैं तो जॉर्ज मिड का नाम आता है। प्राथमिक विचलन की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है प्राथमिक विचलन, लेमार्ट का नाम आता है, लेमार्ट का नाम आता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। बाकी यहाँ पे एक सवाल आप लोग देख सकते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते हैं तो इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है। आदर्श प्रारूप की बात करते हैं तो मैक्स वेबर का नाम आता है। आत्मदर्पण की बात करते हैं तो कोले का नाम आता है। चेतनात्मक संस्कृति की बात करते हैं सेरोकिन का नाम आता है। सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो बताइए, अकबर्न का नाम आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक शुद्ध, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आप सबके सामने है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें तो एक कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे विद्वान होते हैं, है ना, बहुत सारे विद्वान, तो उनके विचार होते हैं। तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर हमने तो नाम वो भी पढ़ा था उनका, वो भी मैं कह रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट को कई विद्वान साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसमें कभी कभी उन दो, अब यूजीसी का पेपर आप दे रहे हैं, आप थोड़ी ना 10वीं 12वीं का पेपर दे रहे हैं, एसएससी का पेपर दे रहे हैं आप, कि एक नाम पूछे जाएगा आप लोगों से। भाई उसमें 3 विद्वान हैं तो तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक उसी तरीके से संरचनात्मक प्रकार्यवाद में ब्राउन का नाम आता है। शुद्ध प्रकार्यवाद में भी मेलिनोवस्की का नाम आता है। संरचनात्मक मानव शास्त्र में लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है। साव्यावी प्रकार्यवाद की बात करते हैं तो अगस्ट काम्टे का नाम आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सामाजिक वर्ग में T.H. मार्शल है। सामाजिक प्रक्रिया की बात अगर मैं करूं तो C.H. कोले का नाम आता है। चार्ल्स हल्टन कोले का नाम आता है। सोशल प्रोसेस भी कहा जाता है उसी को। संघर्ष का सिद्धांत की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। प्रकारात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो टालकाट पार्सन्स का नाम आता है। एक रेखीय जीवन विकास का सिद्धांत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा गेरहार्ड लेस्की जूनियर का नाम आता है। बहुरेखी विकास सिद्धांत की बात करते हैं तो बहुरेखी में अगस्ट काम्टे का नाम आता है। ठीक है, रेमंड मुर्रे ने क्या बात बोला है, ये बात आपको पता है भाई, बताइए। उच्च और निम्न सामाजिक इकाई को जो क्रमागत विभाजन होगा वो क्या कहलाएगा, बताइए। वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाएगा। स्तरीकरण कहलाएगा, बस ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा इसमें।
बहुत इजी है। देखो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, मैं यहाँ पर आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। ऐसे जब इन सारे कॉन्सेप्ट पेपर में आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिए। अब इसके जो सिद्धांत बताए गए थे वो बेसिकली दो विचारधाराओं पे आधारित था। एक विचारधारा ये थी, ये पेपर में आया हुआ है। जी सर, एक ऐतिहासिक हाँ थी और एक प्रकारवाद का था। हाँ, तो जो प्रकारवादी से पूछा जाता है उसमें पार्सन्स, किंग्सले डेविस का नाम आता है। जो ऐतिहासिक पूछा जाता है कार्ल मार्क्स का, मैक्स वेबर और बर्नर का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। सर इसी में था ना वो अभिजात वाला और वो सब विधायकी और वो। अभिजात और विधायक नहीं मैम, अभिजात वगैरह वाला लोग, अभिजात और लोकप्रिय वाला वो वहाँ पे आता है, सोशल एक्शन में आता है, सामाजिक क्रिया में बिट्रो ने दिया था वो अभिजात और लोकप्रिय का, है ना। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे ये सब परिवार के बारे में आपको मैंने कई बार बता रखा है, क्या बार बार बोलूँ, है ना। अब बताओ, बोलने की ज़रूरत है मुझे, नहीं पता सर, है ये तो रहने फिर। दीजिए। हाँ, कितनी बार आप लोग तो इतने इसमें तो महारत हासिल कर लिए होंगे, आप सभी लोग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा इसमें। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपको तो पता ही होगा, 1948 का है, जी सर, मार्क्सवादी का है ना ये। अब देखिए यहाँ पे पूंजीपति सर्वहारा शब्द आता है, दो वर्ग प्रमुख होते हैं, ये भी आपके पेपर में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मार्क्सवादी के सिद्धांत में, प्रकारवादी सिद्धांत में किंग्सले डेविस का नाम आता है, मुर्रे रिबंट बुर्रे का नाम आता है, अभी मैंने पढ़ाया है आपको ऊपर, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, ठीक है। हाँ। मैक्स वेबर का सिद्धांत है, आप सब लोग जानते हैं मैक्स वेबर के बारे में, नौकरशाही वगैरह को लेकर आता है ये, है ना। हाँ, ये चीज़ें जिक्र करता है ये इसके बारे में। सिगमंड फ्रायड के बारे में क्या बताऊँ, बताओ, ये भी वही आ गया, इतनी बार आता है, ए दे ईगो सुपर ईगो, है ना। ये तो इतनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। देखो सुखवादी पे आधारित सिद्धांत पर है ये, पारसिक प्रवृत्ति होती है इसमें पाई जाती है, मैंने बताया था अभी। वास्तविकता पे आधारित होता है ये, मानवतावादी से संबंधित होता है ना, तो यानी आप कह लीजिए कि मानवता पे आधारित है ये। आदर्शवादी सिद्धांत है, सामाजिक नैतिकता पर जुड़ा हुआ है। ये प्रवृत्ति जो इसकी होती है किस पे होती है, देवत्व पे होती है ना। ये चीज़ें है ना, आप ध्यान रखिएगा। दो मूल प्रवृत्तियां हैं जीवन, ईरोस इसको कहते हैं भाई, ठीक है, और इसको थेनाटोस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइड लिखा हुआ है, प्राइड ने बोला था, है ना। तो ये चीज़ें हैं बशर्ते। देखो 5 अवस्थाएं, इस मौखिक अवस्था जन्म से 1 वर्ष होती है, गुदावस्था 2 से 3 वर्ष होती है, लैंगिक इसी में 2 पाई जाती हैं, एलिट्रा और ओडिपस ग्रंथि 4 से 5 वर्ष, सुसुप्तावस्था होता है 6 से 12 होता है, जननी अवस्था 12 से 20 होता है ना। ये देखिए ओडिपस इलेक्ट्रा, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है ना, और ये अपनी माता जो है ग्रंथि होने के कारण अपनी माता से अधिक स्नेह करते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, उनके जो क्या नाम है, वे अपने पिता से अधिक स्नेह करने लगती हैं, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से, है ना, ठीक है। अब ये देखिए शैशवावस्था के विश्वास बनावा विश्वास 8 अवस्थाएं दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोरावस्था, तरुणाई अवस्था, मध्यवस्था अवस्था, है ना, परिपक्वता अवस्था होती है, ये सारी अवस्थाएं भी पूछा जाता है। ये जो शुरुआत के 4 हैं सिगमंड फ्रायड से रिलेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 4, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने 3R के बारे में आप लोगों से जिक्र किया, ये इसी भी सोशल वर्क में प्रश्न पूछा जा चुका है ना, तो आप ध्यान रखिए। रिटुलाइजेशन होता है, एक रिटूल होता है, एक रिटुलिज्म होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद, ठीक है। ये 3R होता है। 3R को स्पेशल एजुकेशन में किस नाम से जानते हैं, कोई बतानागा? सर वो जो स्टडी मटेरियल होता है, हाँ 3R, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, 3R कहते हैं इसको। इसमें अब ये मत सोचिएगा कि पहले W आ गया सर राइटिंग में, R क्यों नहीं आया। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में इसको यूज़ में लाया जाता है 3R में। तो रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक कहा जाता है स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज के साथ दिया हुआ है ये, है ना। मैस्लो के बारे में क्या बताऊँ, मैस्लो का आपको पता हो गया है 1943 में, है ना। ये सारी चीज़ें तो अभी कल ही की क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था इसके भी, बोलिए। हाँ, बहुत इतने बार आप लोगों ने पढ़ लिया कि भूलेंगे भी नहीं इसके बारे में, आप टेंशन ना लें, है ना। चलिए ये हो गया PDF क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये परियोजना है ना सर? हाँ देखिए, परियोजना एक तरफ आरंभ होने के लिए है, एक तरफ योजना का प्रेरणा कौन है, और यह परियोजना का क्षेत्र दिया गया है। श्री निकेतन परियोजना है 1921 है। दिखाई दे रहा है कि बड़ा कर दूँ? सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है सर। अच्छा जी,
लीजिए, अब दिखा? सर पीडीएफ में देख लेंगे हम। चलो चलिए, ऐसे कोई बात नहीं, देख लीजिए, आँख पे प्रेशर ना डालिए अपने तब भी, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, एक है श्री निकेतन परियोजना है, सन 1921 में चलाई गई थी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, सवाल आता है ये। उसके बाद आता है मार्तंडम परियोजना, और ये 1921 में है, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा चलाया गया था। मार्तंडम कन्याकुमारी केरल, ठीक है, ये क्षेत्र से रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो गुड़गांवा परियोजना है, जो 1927 में चलाया गया था FL ब्रायन के द्वारा, गुड़गांवा हरियाणा के क्षेत्र में। बड़ौदा परियोजना है 1932 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको याद होना चाहते हो तो याद कर सकते हो। बड़ौदा परियोजना 1932 में है, BT कृष्णाचारी का नाम आता है, ठीक है। कोशाला बड़ौदा गुजरात से रिप्रेजेंट करता है ये। हाँ, अब कहाँ चला गया? अच्छा, ये साइड में था ना, आगे बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने 5वें नंबर का, 4 हो गया ना, बताओ एक बार। जी सर, 4 हो गए सर। 4 हो गए, हाँ। चलिए, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक बार जरा। 5वें नंबर पर आता है सेवाग्राम, आपने देखा ही होगा, पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1936 से महात्मा गांधी के द्वारा, सेवाग्राम वर्धा गुजरात से। फिरका भी आप लोगों ने देखा ही होगा, फिरका विकास परियोजना 1947 का है, मद्रास राज्य केरल से है, मद्रास क्षेत्र वर्तमान तमिलनाडु में, ठीक है। 7 नंबर पे है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो अभी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था। 1948 में अल्बर्ट मायर का नाम है, जो है मेहागांव इटावा उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। 8वां है नीलाखेड़ी 1949 का है, SK देव के कारण, नीलाखेड़ी हरियाणा से है, ठीक है। और एक 9 है सामुदायिक विकास परियोजना, आपका 1952 है, योजना आयोग है, संपूर्ण भारत में चलाया गया था। सबसे पहले राजस्थान में चलाया गया था। कब चलाया गया था राजस्थान में? राजस्थान में कब चलाया गया था? सर 1952। हाँ, 2 अक्टूबर। राजस्थान वाला तो पंचायत वाला था ना? नहीं, ये तो विकास परियोजना भी वहीं से लाया गया था। ये नायब पंचायत वो तो है ही है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सामुदायिक विकास परियोजना भी आपको 2 अक्टूबर के ही सबसे पहले वो स्टार्ट किया गया था वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 9 थे ना, 9 इम्पोर्टेंट थे जी। क्या करें मैम? आपकी वॉइस बीच कट रही है सर, वॉइस कट रही है बीच बीच में। हाँ जी, सही है, ऐसी बात है, सभी के पास कट रही है मेरी आवाज़? नहीं सर, आ रही है मुझको। अच्छा, हमारे पास भी आ रही है। हाँ। तो ये आपको 9 है मैम, 9 के 9 आप इसे ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 में भी पूछा जाता है सर ये। अच्छा जी, चलो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, आप लोगों ने देखा भी है। जैसे मैंने सामाजिक लक्ष्य का मॉडल, रेमेडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल, इनटेक मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, साइकोथेरेपेटिक मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। यहाँ पर भी सारे मॉडलों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा शब्द भी लिखा मिल जाएगा आपको, अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा इस पीडीएफ में। बाकी मैंने बता दिया, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ? एक बार बताइए, फिर आगे बढ़े। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा मार्टिन जूनियर का, सोशल वर्क में, इनसे भी हमें पेपर में देखने को मिलता है ना। मार्टिन लूथर जूनियर किंग का नाम सुना ही होगा, इम्पोर्टेंट है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है एक प्रकार से मान लीजिए। जैसे महात्मा गांधी को आप लोग भारत में जानते हो ना, जानते हो कि नहीं है इस तरीके से? जी सर, ये हाँ। अमेरिका के हैं। हाँ, तो उसी तरीके से बताइए, गांधी अमेरिका कौन है? मार्टिन, हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनके बारे में ध्यान रखिए, ये दक्षिणी एशियाई नेतृत्व सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे, अमेरिकी ईसाई मंत्री भी रहे हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में ये जान लीजिए, बाकी ये सब नहीं पेपर में आता, लेकिन ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में जो है लिंकन मेमोरियल के चारों ओर प्रसिद्ध भाषण, इनकी एक किताब आई थी, आई हैव अ ड्रीम, और ये पेपर में पूछा जा चुका है ना, ये ध्यान रखिएगा। अभी इनके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 1963 में जो है बर्मिंघम सिटी में जेल में एक पत्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हम भाग्य के एक एकल परिधान में बंधे पारस्परिकता के एक अपरिहार्य नेटवर्क में फंस गए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से एक को प्रभावित करता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करने लगता है। अफ्रीकी अमेरिकी बैप्टिस्ट मंत्री और कार्यकर्ता थे, जो 1968 में
उनकी हत्या तथा 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन में सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रवक्ता और नेता बने। ठीक है, और इन्होंने भी, किंग महोदय ने भी अश्वेतों के वोटों के अधिकार और डिसेग्रेगेशनर श्रम अधिकारों एवं अन्य बुनियादी अधिकारों के लिए मार्च में भाग लिया था या नेतृत्व किया था। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है इनको 1964 में। अभी तक यहाँ कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट मिली है तो एक आपको ये मिला 1963 का, ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिला है यहाँ पे, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप इजीली आप उसको कर भी लेंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, वही प्रक्रिया थी, भेदभाव इनके साथ भी हो रहा था, है ना, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इन्हों भी जो है उनके साथ बैठने की, जो गोरे लोग थे उनके साथ बैठने के लिए अनुमति नहीं थी। ठीक, एक बार ऐसे ही हुआ, उनको भी बस के पीछे बैठा दिया गया था, है ना, ये प्रक्रिया तो आपने सुना ही होगा, है ना। आई हैव अ ड्रीम पर भाषण देते हुए मार्टिन लूथर ने जो है बताया, आंदोलनकारी और अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिक अधिकारों में संघर्ष का प्रमुख नेता माना गया उस समय। तो अमेरिका का गांधी इनको कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इनकी किताबों पर बात करना चाहता हूँ, इनकी किताबें कहाँ हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ये बाकी तो मैंने डिटेल उनके बारे में तो लिखा ही है, आप देख लीजिए। देखिए, आई हैव अ ड्रीम 1963 की किताब है ये। ठीक है, इनसे किताब पूछा जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, आत्मकथा एक थी इनकी, और वो आपका था 1998 का। ठीक है, आत्मकथा उन्हीं के नाम पर ही। वाई वी कैन नॉट वेट करके एक किताब आई थी, और ये किताब मार्टिन लूथर जूनियर किंग की है, 1964 की है। ठीक है, 1964 की है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से कहाँ जाएं, अराजकता, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, 67। बस ये 3 किताबें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 3 ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब बाकी PDF में भेज दूंगा, अभी आपको देख लीजिएगा। आ नॉक एट मिडनाइट उन्हीं की किताब है ना, आप देख लीजिएगा। किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी किताबें। परिवर्तन के लिए विवेक भी इन्होंने दिया है, कई किताबें थी इनका जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, वो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपने एक नाम सुना होगा, फ्रांस फेनन का नाम। फ्रांस फेनन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फ्रांस उमर फैनन के बारे में बात करें अगर हम लोग, इनका नाम भी फेमस है, इनकी भी सोशल वर्क में हमसे किताबें ही पूछा जाता है ना, तो आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी हम सब के लिए। तो एक किताब है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये, 1952 का है ना, आप लोगों ने देखा था, अभी हाल ही में पूछा गया था। द डॉइंग कोलोनिजियम करके किताब आती है, 1959 की है, ये भी इन्हीं की किताब है। द रिचर्ड ऑफ अर्थ की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, 1961 की आई है किताब इनकी। अफ्रीकी क्रांति की, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एलियनेशंस ऑफ फ्रीडम 2018 की है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ठीक है, फ्रांस फेनन। बस ये ऊपर की किताबें आप लोग ध्यान रखेंगे, यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फ्रांस फेनन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे उनकी हिस्ट्री दी गई है, ठीक है। देखो वही है, द वर्चर्ड ऑफ द अर्थ 1961 है ना, फ्रांस फेनन की है। ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 की है, फ्रांस फेनन की है ना। अलगाव और स्वतंत्रता 20वीं शताब्दी में आई थी, एग्जैक्ट वर्ष नहीं मिला है ये, ठीक है। बाकी जो ऊपर मैंने 2-3 बताए हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है, बताओ तो सही। जी सर। हाँ, तो ये जो इतना इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया जी। बताओ क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हम बोल रहे हैं ठीक है, हम बुक्स ध्यान रखेंगे। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग क्लास को, ठीक है। और हाँ, सर वो आफ्टरनून वाला वीडियो नहीं भेजा आपने ना? आफ्टरनून में क्लास हुई तो थी, आज 1 बजे हम लोगों ने किया तो था। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने नहीं ले पाई। नहीं, मैंने डाल दिया है ग्रुप में, एक बार देख लीजिएगा, ग्रुप में डाला है। वीडियो नहीं आया सर उसका। नहीं, ग्रुप में आया है सर, देखो तो सही। सर आपने डाल दिया नहीं? आज की मैंने सारी वीडियोस जो है ना उस पर डाल रखा है, आप जाके विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। सर ये यूनिट सेकंड में आया ना, या कौन? फर्स्ट में कौन सा? जो आपने बताया अभी ये सारा? ये हाँ, यूनिट सेकंड आपकी